दुर्ग लोकसभा के लिए हमने एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया है जो राजन साहू के रूप में है। विगत 30 वर्षों से वो कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं और उनकी सरलता, सहजता और मिलनसार ये पूरे दुर्ग शहर में प्रभावित करती है। दूसरी बात यह है कि ये सहकारी बैंक के भी अध्यक्ष रहे हैं, तो ग्रामीण अंचल में भी इनकी जो पकड़ है और इनकी जो बोल सकते हैं आपकी लोगों के बीच में पैठ है वो बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, इन्होंने पाटन विधानसभा में भी काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा इन्होंने संचालन किया है, चुनाव संचालन किया है। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया है वो पूरी सोच समझ के दी है और एक सरल सहज व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को दिया है। क्या लगता है दिनेश जी कि क्या उपलब्धियां दी है अभी तक से बीजेपी की? जी, उपलब्धियों की अगर हम बात करें मोदी सरकार की तो अनगिनत है। लोगों के जीवन में जो व्यापक बदलाव आए हैं इसे अब बताने की आवश्यकता है। इसे आम जनता को स्वयं पता वो महसूस करती है। अगर हम बात करें केंद्र में मोदी सरकार की 10 साल के कार्यकाल में तो 4 करोड़ गरीबों के पक्के मकान बन गए, 3 करोड़ से अधिक लोगों के घर में गैस पहुंच गए और 15 करोड़ से अधिक घरों के शौचालय बन गए। 25 करोड़ जिनके पास घर नहीं, बैंक के खाते नहीं थे, उनके खाते खुल गए। और जो 25 करोड़ से अधिक लोग हैं जिन्होंने आयुष्मान योजना के तहत लाभ लिए हैं, 50 करोड़ लोग इसमें कवरेज हुए हैं। और हम बात करें योजनाओं में तो जो मातृत्व सहायता योजना के तहत जो डिलीवरी होती है उनको भी सहायता मिल रहे हैं। ऐसे तमाम योजनाएं हैं जो आम जनता को प्रभावित करते हैं। और हम सबसे बड़ी योजना की बात करें, कोरोना काल से सबसे विषम परिस्थिति थी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अब तक लगभग 4 सालों से देश के 80 करोड़ जो गरीब परिवार हैं उसको मुफ्त में राशन दे रहे हैं। ये छोटा मोटा योजना नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा योजना है। इतनी सारी योजना होने के बाद आम जनता को पता है। और उससे बड़ी बात, जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था तो सभी बहनों के खाते में जो जनधन खाता के तहत खाता खोले थे 500-500 रुपए 3 महीने तक के उनके खातों में दिए गए हैं। ये सब बात जनता याद रखती है। और एक सबसे बड़ी समस्या, इतिहास की गलतियों की बात करें तो कांग्रेस शासनकाल में जो इतिहास में जितनी गलतियां थी जिसके कारण देश में आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते थे, विवाद होता था, जटिल समस्या थी जिसके कारण विकास में भारत अवरुद्ध होता था, वैसे समस्या हो, चाहे राम मंदिर हो अयोध्या का, चाहे कश्मीर में धारा 370 हो, ये तमाम जटिल समस्याओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सरकार ने। क्या लगता है कि आपको दंगे की वजह आपको दोषी ठहराया जा रहा है? नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने 55 साल राज किया। 55 साल में जितनी सौहार्दता कांग्रेस ने निभाई शायद किसी ने नहीं निभाई। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र सूत्र है, चाहे आरएसएस को ले लीजिए, ये धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति आज ही अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन सकते हैं जिनमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो आप एक वर्ग विशेष के लिए क्यों कह रहे हैं? उसके बाद अगले दिन आपका वक्तव्य चेंज हो जाता है। मैं ये बोलता हूं कि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, ना कि एक पार्टी का विशेष होता है। अगर आप जा रहे हैं तो एक आपकी पद की गरिमा होती है और उस आधार पे आपको हर किसी को लेकर चलना पड़ेगा। हम भारत के लोग, संविधान में भी यही उल्लेखित है कि हम भारत के लोग, तो भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतवासी है और उसके लिए आपको योजनाएं लानी पड़ेगी, उनके उद्धार के लिए आपको काम करना पड़ेगा। क्या लगता है दिनेश जी, धर्म की राजनीति बोल रहे हैं? देखिए, धर्म की राजनीति भाजपा ने कभी नहीं की। धर्म की राजनीति कांग्रेस करती है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। कांग्रेस को केवल वोट बैंक दिखता है और भाजपा को भारत के पूरे 140 करोड़ नागरिक दिखता है। इसलिए भी कह रहा हूं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना बने क्या किसी धर्म के आधार पर बने? 4 करोड़ लोगों का जो घर बने किसी हिंदू मुस्लिम के आधार पर बने? शौचालय का जो लाभ मिला लोगों को क्या हिंदू मुस्लिम के आधार पर मिले? क्या आयुष्मान का योजना भेदभाव के आधार पर हुआ? ये तमाम योजना सभी को मिला है, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों को डराती है ताकि उनका वोट उनको मिल जाए। ये तुष्टीकरण की राजनीति केवल कांग्रेस करती है और इसका मैं उदाहरण घोषणा पत्र में भी बताऊंगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है, विरासत टैक्स की जिक्र उन्होंने किया है और इस घोषणा पत्र को पुष्टि इन्हीं के जो कांग्रेस के सबसे खास रहे, किचन कैबिनेट कहा जाता है, सैम पित्रोदा, उन्होंने पुष्टि किया है कि कांग्रेस के अगर शासन आएगा तो एक विरासत टैक्स लेकर आएगी जिनके अमीरों का, जिन्होंने अपनी कमाई का धन एकत्र किए हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, जो बड़े लोग हैं, चाहे वो उनके धन कितना भी हो, वो धन की आधी संपत्ति उन वर्गों को देंगे जो विशेष करके अल्पसंख्यक वर्ग है। आप उसमें देखिए कोट किया हुआ है
ये तुष्टिकरण की राजनीति कौन कर रहे हैं? कांग्रेस कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस तरह से अगर वो बात न करे तो उन्हें वोट न मिले। अब हम बताएं मुसलमानों की बात, मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या थी जो बहनें, माताएं बहनें 3 तलाक की दंश झेलते थे, वो 3 तलाक की जो विभीषिका से कौन मुक्त दिलाया? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक के कानून को खत्म किया। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास पर भरोसा करती है। हाईकमान ने, जैसा भारद्वाज जी बताएंगे, हाईकमान ने साहू जी को उतारा है, तो किन प्रमुख मुद्दों को लेके ये उतरे हैं? जी, क्या विश्वास दिलाएंगे ये? जी, हमारा घोषणा पत्र, जैसे कि दिनेश भाई ने कहा कि दिनेश भाई को पढ़ना चाहिए, 48 पन्नों का हमारा घोषणा पत्र है। उसमें किसी भी तरीके की जो बातें ये कह रहे हैं उसमें कहीं उल्लेखित नहीं है, एक शब्द नहीं है। ना ही जो ये कह रहे हैं कि विरासत टैक्स की बात है, सैम पित्रोदा ने वहां पर कहा था। उसके पूर्व आज से कुछ साल पहले जयंत सिन्हा जी, इनके जो पूर्व राज्य मंत्री थे, इन्होंने बल्कि 20 मिनट तक इसके समर्थन में अपना वक्तव्य दिया है कि ये विरासत टैक्स किया जाना चाहिए। दूसरी बात, हम जो लेके आ रहे हैं, हमारा जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें 5 जो प्रमुख मुद्दे हैं, उसमें जो है महालक्ष्मी योजना के माध्यम से महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए तक देने का है। उसमें महिला का जो क्या बोलते हैं कि उनके विकास के लिए। दूसरी बात, हम बेरोजगार युवाओं के लिए भी कर रहे हैं। 30 लाख पद आज भी वैकेंसी में है, तो इन 30 लाख पद को भरने के लिए एक चार्ट है, उसके माध्यम से अगर ग्रेजुएट होता है लड़का, उसके बाद उसको 1 साल तक जॉब में, उसके बाद 1 लाख रुपए का अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा। और मनरेगा, जो कि हमारी कांग्रेस की बहुत बड़ी देन है, जिसका मजाक मखौल प्रधानमंत्री जी ने बहुत उड़ाया था, और आज मनरेगा को वो मानते हैं कि ये जो रोजगार है, शहरी रोजगार हो चाहे ग्रामीण रोजगार हो, इसके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और इसमें हम जो रोजगारी जो भत्ता है वो 400 रुपए करने जा रहे हैं। जी, धीरेश जी आप बताएंगे, विजय बघेल जी उतरे हुए हैं, क्या लगता है? देखिए, मैं 2 विषय पर बोलूंगा। भारद्वाज जी ने जो कहा, सबसे पहले मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। आपने कहा महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख, आपके घोषणा पत्र पर कोई भरोसा नहीं करता। जनता इस बात को जानती है, 1 लाख कोई भी सरकार नहीं दे सकता। आप जरा कल्पना कीजिए, अगर देश की आबादी 140 करोड़ है और हम महिलाओं की बात करें तो लगभग 70 करोड़ के आसपास महिलाएं होंगी, और 70 करोड़ के आसपास महिलाओं में अगर आप 40 करोड़ भी महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात करते हैं तो आप बजट हिसाबिए, भारत सरकार की कुल बजट की पैसा भी आप नहीं दे पाएंगे, उतना पैसा आप क्यों बात कर रहे हैं? पहली चीज। दूसरी बात यह है, अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की 5 साल की कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने वादा किया था कि महिलाओं को 500 रुपए देंगे। 5 साल बीत गए, आपने महिलाओं को 1 रुपया नहीं दिया। लोगों को कैसे भरोसा होगा? आपने तो इतना बड़ा ख्वाब दिखाया। और मोदी की गारंटी की तहत छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने उस गारंटी को पूरा करने अभी लगातार 2 महीने से 1-1 हजार का 70 लाख, प्रदेश के 70 लाख माता बहनों के खातों में डाल रही है, और मई में आपका तीसरा किस्त चला जाएगा। इसलिए मैं ये बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की घोषणा पत्र और बातों पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। रहा बात नौकरी के, कहा 30 लाख नौकरी, आपका 60 साल तक राज रहा देश में, आपने 60 साल तक राज किए, उसके बाद आप आंकड़े बता दीजिए कि कितने लोगों को नौकरी दी है। और मैं मोदी सरकार के आंकड़ों को बता सकता हूं, अपन 10 लाख से अधिक जो सरकारी पदों पर नौकरी दिए हैं, और करीब 2 करोड़ से अधिक लोगों को स्टार्टअप के तहत रोजगार दिए। अब उसमें बहुत सारे विषय हैं, चाहे वो स्वनिधि योजना के तहत जो छोटे छोटे रेवड़ी धंधा करते हैं, फुटपाथ पे धंधा करते हैं, उन्हें आसानी से 10 से 20 हजार रुपए तक का धंधा करने के लिए लोन मिल जाता है। दूसरा, मुद्रा लोन के तहत ऐसे वर्ग जो अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, इनको लोन मिले। ये करीब 1 करोड़ लोग हैं। इतने सारे लाभार्थी अगर एक साथ मिले, कांग्रेस के नजर में केवल रोजगार का माध्यम नौकरी है। केवल नौकरी नहीं होता, बल्कि इंसान को बहुत सारे कार्य करना पड़ते हैं। अगर सबको नौकरी मिल जाए तो किसान अपना धान उपजाना बंद कर दे, जो आदान प्रदान का सिस्टम, मीडियम का सिस्टम, वो बंद हो जाएगा। सभी वर्ग के लोग अगर समाज में काम करेंगे तभी दुनिया चलेगा। लेकिन कांग्रेस के लोग केवल लालच दे रहे हैं, इनकी बातों पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। लालच दे रहे हैं, बताइएगा। मैं इनकी बातों से कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो हम दे रहे हैं, 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनको ये चीज समझना चाहिए कि 8,000 रुपए महीने का है, उसके आधार पर बात करें। दूसरी चीज, 16,000 करोड़ रुपए ये अपने मित्रों का माफ कर सकते हैं। तो क्या भारत की सरकार अगर बनती है तो ये हम 8,000 रुपए उनको नहीं दे पाएंगे? दूसरी बात,
जितनी भी योजनाएं हम लाए हैं उसी का ही नामांतरण कर करके, नाम परिवर्तन कर करके ये योजनाएं लागू करते जा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तीसरी बात समझना ये पड़ेगा कि स्वरोजगार, रोजगार और नौकरी, ये 3 अलग अलग मुद्दे हैं। आपने कहा कि जनधन योजना के माध्यम से महिलाओं में आपने दिया, जनधन योजना का जो अकाउंट खुला है आज उसके लिए बैलेंस, आपको लिमिटेड बैलेंस रखना पड़ेगा, वो उसमें बेचारों लोगों को वो पैसा देना पड़ रहा है। दूसरा चीज, जितने भी आपने कहा कि स्टार्टअप चालू हुए हैं, 80% स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। मुद्रा लोन की जहां तक बात आ रही है, आज बैंक जो लोगों से लोन ले रही है उसकी रिकवरी का जो तरीका है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है। और चौथी बात, हमने कहा है कि सरकारी नौकरियां जितनी भाई, आज रेलवे जो सबसे बड़ा सोर्स था लोगों के नौकरी का, आज पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या वो पकौड़ा तलेंगे? वही बात ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। हम आज एक IIT में पढ़ा हुआ व्यक्ति, आज आप देखेंगे IIT में 80% अब आज के डेट पे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। जिसको IIT में जब बंदा पढ़ता था तो उसको 100% गारंटी होती थी कि उसको नौकरी लग जाएगी। आज आप सुंदर पिचाई को देखिए, आज CEO है वहां पर। तो ये जो चीजें हैं ये कांग्रेस की ही देन है, जिसके माध्यम से आज का युवा ये सोच रहा है कि उसको जो कार्य मिलना चाहिए, उसके जो पढ़ाई है उसके वैल्यू को मिलना चाहिए, वो उसको वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो ये जानकारी हम लोगों तक दे रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस है। आज वो जान रहे हैं कि उनको जो बेरोजगारी से ऊपर उठना है, उनको शिक्षा चाहिए, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। दिनेश भाई ने एक बात कही थी कि कोरोना के समय पे किया गया कार्य। कोरोना के समय पे आपको बता देता हूँ कि ऐसे हुए थे, मेरे साथ ही घटना हुई थी, उसको मैं नहीं ले रहा हूँ, मगर मेडिसिन तक अवेलेबिलिटी नहीं थी। रेमडेसिविर के लिए 7-7, 8-8 हजार रुपए हम लोगों ने दिया है। वो काला बाजारी उस वक्त बंद नहीं हो पाया। इतनी लाशें थी, हम दुर्ग शहर की बात कर रहे हैं, इतनी लाशें थी जिसकी कोई गिनती नहीं हो पाई। ये सारी चीजें हैं। ऑक्सीजन का प्लांट होना चाहिए था, वो ऑक्सीजन का प्लांट उस समय पर बन नहीं पाया। तो ये सब विफलताएं हैं। और सही रही बात, मैं केंद्र के ऊपर तक नहीं जाता, मैं अपने दुर्ग लोकसभा के प्रत्याशी के बारे में बोलता हूं कि वो निष्क्रियता से काम कर रहे हैं। आज भी वो उनका कहीं ना कहीं जो है वो निष्क्रियता है। कोई भी संसद में उन्होंने कोई भी एक प्रश्न नहीं उठाया। रेलवे आज आप देख सकते हैं कि रेलवे का क्या हालत है। यहाँ लोगों की बैठने की जगह नहीं मिल रही, ट्रेन जितनी है बंद होते जा रही है। आप वंदे भारत चलाते हैं, क्या एक सामान्य नागरिक वंदे भारत ट्रेन में जा सकता है? आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो एक जो सबसे सस्ता सुलभ जो आवागमन का साधन था उसको आज आप लोगों ने बंद करके रखा हुआ। अभी आपने एक स्थानीय की बात की है, जैसा कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में विजय बघेल और राजेंद्र साहू भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में साहू समाज की बहुलता है, क्या इससे साहू समाज की बहुलता, क्या राजेंद्र साहू को फायदा मिलेगा या विजय बघेल जी को इसमें फायदा मिलेगा? देखिए, ये चुनाव देश का है, किसी जात पात का चुनाव नहीं है। कांग्रेस इसमें जरूर जात पात की राजनीति कर रही है। देश की प्रत्येक जनता को पता है कि देश किन हाथ में है। अभी 10 सालों में जो देश की तस्वीर बदली है, आम जनता जानता है कि देश का नेतृत्व मजबूत है। पहले हमको पता होगा कि देश के अंदर बम ब्लास्ट होते थे, कब आतंकवादी कहां पर बम बरसा दे, किस ट्रेन में आप जा रहे हैं बम ब्लास्ट हो जाए, किस बस में लावारिस बम मिले और बम ब्लास्ट हो जाए, कब आतंकवादी घुस के मार दे। 10 साल में आपने देखे हैं कि सीमा पर जो आतंकवादी घुसते हैं और मौत के मुंह में जाते हैं। इस तरह से अगर हम बात करें तो ये चुनाव देश का है। आम जनता को पता है कि देश सही हाथ में, वो अपना वोट सीधे सीधे मोदी जी को देने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को देने वाले हैं। इसलिए जात पात की कोई बात नहीं है। हमारा प्रत्याशी जो है विजय बघेल जी, वो निर्वाध छवि के हैं। पिछले 5 सालों में निश्चित रूप से उन पर कोई दाग नहीं लगा, वो बेदाग छवि के हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं, जनता के बीच जाते रहे हैं। और रहा बात विकास की, तो मैं बताना चाहूंगा दुर्ग जिले में बड़ा विकास हुआ है। अगर हम देश के 17वें IIT की बात करें जो कुटेला भाटे में बने हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। IIT का जो सौगात कभी कांग्रेस सपने में नहीं सोच सकती थी, दुर्ग जिले में इतना बड़ा सौगात यहाँ IIT का आया है। हम दुर्ग से रायपुर तक की 4 लेन की बात करते थे, पहले 4 लेन के लिए आंदोलन होता था, आज वो फ्लाईओवर बन गया है। लोगों को आवागमन की बहुत बड़ी सुविधा मिली है। अभी ट्रेनों की बात कर रहे थे, रेलवे के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने फरवरी माह में, आपको याद होगा, 34,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उन्होंने भूमि पूजन किया। उसमें दुर्ग रेलवे स्टेशन का 500 करोड़ का जो विकास कार्य, एयरपोर्ट के तर्ज पर रेलवे स्टेशन विकसित हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे 4थी लाइन बन रही है। और जो छोटे छोटे स्टेशन है रेलवे के, वो सारे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहे हैं। सारे स्टेशनों में अब वो सुविधा मिलेगी जो बड़े बड़े स्टेशनों में नहीं है। और रहा बात रेल अवरुद्ध होने का, मुझे समझ में नहीं आता कोई काम बगैर कष्ट के कैसे पूरा होंगे। अगर रेल की पांतें बिछाई जा रही है,
कहीं अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं और जगह जगह बन रहे हैं। छोटे छोटे गांवों में रेल मार्ग जोड़ने के लिए पूरे काम चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जहां अंडरब्रिज बनाएंगे तो वहां रेल को रोकना पड़ेगा, ट्रेन का रूट डाइवर्ट करना पड़ेगा। इस तरह से बहुत बड़े बड़े विकास कार्य हो रहे हैं और विकास के कार्य के कारण कभी कभी रेल ब्रेक होता है, लेकिन कांग्रेस उस चीज को नहीं बताती। कांग्रेस के लोगों को गुमराह करने का काम करती है। कभी इन्होंने 60 साल में बड़ा बड़ा काम नहीं, जो रेलवे पर अपनी एकाधिकार बताते हैं। निश्चित रूप से रेल इनके समय में आए, बड़ी बड़ी परियोजना की बात करते हैं, लेकिन जो परियोजना लाते थे वो एक परिवारवाद तक सीमित रहता था। दूसरा, इनकी आर्थिक हित क्या था। कांग्रेस पार्टी के लोग अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर लाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी के व्यक्तिगत हित या लाभ के लिए नहीं आते, वो जनता के हित के लिए आते हैं, लाभ के लिए आते हैं। और उन्होंने कोरोना के समय की बात की, शायद भूल गया मेरा भाई, दुर्ग में ऑक्सीजन प्लांट भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने दिया था। लेकिन आप भूल रहे हैं कि आपके भूपेश बघेल की सरकार थी 5 साल, और भूपेश बघेल की सरकार ने कोरोना में टैक्स लगाया था। उस टैक्स का पैसा का घोटाला हुआ है। कोरोना रिलीफ फंड का आज तक का हिसाब किताब नहीं है, उस पर जांच की कमेटी बैठी हुई है। तो एक तरह से कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो उनको मुद्दा बनाती है जिस पर उन्हें लगता है कि मुझे फायदा नहीं, मुझे नुकसान हुआ है, तो भाजपा को बदनाम करने के लिए उन्हें अनावश्यक मुद्दा बनाती है। जनता इसको समझती है। जी बताएंगे, भाजपा कालाबाजारी की बात चल रही है। कालाबाजारी की बात चल रही है। यहाँ पर मैं यही बताऊंगा कि जो जिला चिकित्सालय में जो सिलेंडर आया, ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, वो कांग्रेस की देन है। शासन हमारा था उस वक्त। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोरोना फंड, उसमें इन्होंने कहा कि टैक्सेस लगा, इसका कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं। 20,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री फंड बना, बल्कि जब पहले से ही प्रधानमंत्री फंड था तो उसको बनाने की क्या जरूरत थी। उसके बाद आज तक उसका कोई भी हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई, ना मोदी सरकार दे पाई। और यहाँ पर आप देखेंगे, रेलवे की बात दिनेश भाई ने कही, रेलवे अगर चौथा बार आप बना रहे हैं तो 3 पाथ तो चल रही है। उस 3 पाथ में चलने की वजह केवल अडानी का ही जो गाड़ी है, वो कोयला का, वो क्यों आना जाना कर रहा है। बाकी ट्रेनों को आप हर बार डिले क्यों किए जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि लोग वहां तक पहुंचते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, और उसके बाद जब वापसी करते हैं तो वो ट्रेन रद्द हो चुकी होती है और उसका इन्फॉर्मेशन तक नहीं आता है। ट्रेनों की लेट लतीफी के कारण ही लोग अपना ना एग्जाम दे पा रहे हैं, ना स्वास्थ्य का सुविधाओं के लिए जा पा रहे हैं, ना शादी ब्याह में जा पा रहे हैं। इसका सुधार कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। जब तक इन सब चीजों को नहीं करेंगे तब तक कोई वो नहीं रहेगा। दूसरा चीज, इन्होंने कहा कि विकास कार्य हुए हैं। मैं सांसद महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले जो रहे हैं इनके कार्यकाल में, इस कार्यकाल में इनका एक भी उपलब्धि नहीं है। संसद में कोई प्रश्न उन्होंने नहीं किया, एकमात्र प्रश्न किया होगा तो किया होगा। उसके बाद जितने भी उनका जो धान की लेवी है, इसके बारे में भी बात की गई थी, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। भिलाई स्टील प्लांट हमारे पास जीता जागता सबूत है, वो खुद भिलाई स्टील प्लांट के रहे हैं, उसके बावजूद भी वो प्लांट के कर्मचारियों के बारे में कोई भी वो नहीं दे पाते हैं, वक्तव्य नहीं दे पाते हैं। एसीसी जामुल बिक चुका है, अडानी ने उसको खरीद लिया। क्या जरूरत है प्राइवेटाइजेशन की, क्या जरूरत है इसको बेचने का। कुछ दिन रुक जाइए, ये फिर भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी और उसके बाद ये जो है भिलाई स्टील प्लांट को भी बेच के नक्की कर देगी। देवानंद जी, लगातार निजीकरण का आरोप लगते जा रहे हैं। 2004 तक के प्लांट में 94,000 वर्कर थे, आज 11 से 12,000 वर्कर हो गए हैं और लगातार इस मुद्दे पर विधानसभा और लोकसभा प्रत्याशी सवाल उठाते जा रहे हैं। तो निजीकरण पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले इस विषय पर, कांग्रेस हताश है, एक तरह से उनकी मानसिक दिवालिया हो गई है। जब लगातार ये आरोप लगाती है, ये व्यक्ति में से समझ में नहीं आता किस चीज को बेच दिया और कहाँ बेच दिया, किसको बेच दिया, क्या प्रमाण है आपके पास। केवल आरोप लगाते हैं। मुझे बताइए कहाँ पर बेचा है आपने? रेलवे को बेच दिया कहते हैं। मैं तो आज तक मैंने नहीं देखा कि रेलवे, मैंने रेलवे कर्मचारी को पूछता हूँ तो उनका कहना है हमारा तो सरकारी पेमेंट मिलता है जो मिलना है। आप सुधार कार्यों को, जब छोटे छोटे जो सुधार कार्य हैं उन्हें निजी हाथों में इसलिए दिया जाता है कि व्यवस्थाएं अच्छी हो। सिस्टम तो सरकार के अधीन ही होता है। अब आप उसको इस तरह से गोल गोल करके बाहर बताते हैं। बीएसपी की बात, सांसद महोदय ने बीएसपी के विषय को लेकर, चाहे हाउसिंग वाला मुद्दा हो, वेज रिजर्व वाला मामला हो, सभी विषय को उठाए। रहा बात उनके विकास कार्य का, 2 साल तक की आप सबको याद होगा, कोरोना के कारण किसी सांसदों को निधि नहीं दिया गया। 2 साल तक के जो सांसद के निधि होते हैं उनको कोरोना के कार्य में लगाया गया था। तो सांसदों के पास, किसी भी सांसदों को, देश के कोई भी सांसदों के पास सांसद निधि नहीं था। तो 2 साल तक तो उन लोगों ने काम ही नहीं कर पाया। रहा बात 2 साल उनको काम करने का मौका मिला तो छोटे छोटे जो भवन है, गांव है, एक सांसद के क्षेत्र में 20 लाख मतदाता होते हैं कम से कम, और 20 लाख मतदाता में लगभग 6-7 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होता।
इतने कम राशि में वो क्या काम कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं जो सांसदों के माध्यम से ही आता है, वो सारी योजनाएं, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे फ्री राशन का मामला हो, गैस हो, है ना, ये विकसित भारत योजना हो, इतनी सारी योजना वो प्रधानमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, केंद्र सरकार की योजना है, वो सीधे जनता तक आती है। उसमें अलग से करने की कोई बात तो है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो लगातार गोल गोल घुमा फिरा कर वहीं पर आ जाते हैं। अडानी अंबानी, मैं आज पूछना चाहता हूं कांग्रेस मेरे मित्र से कि अडानी अंबानी क्या आज भाजपा के कार्यकाल में आए, या अडानी अंबानी तो आपके कांग्रेस शासनकाल में आए हैं? वो तब भी उद्योगपति थे ना, आज उद्योगपति थोड़ी बने हैं, पहले भी उद्योगपति थे। हाँ, फर्क ये आया है कि आपके शासनकाल में कोई भी बड़े बड़े ठेका होते, जितने बड़े बड़े परियोजना होते थे, वो विदेश की कंपनियां लेती थी, और विदेश की कंपनियों से आपका टाई अप होता था, बड़ा कमीशन फिक्स होता था, और उससे आपका अतिरिक्त इनकम होता था। इसलिए भारत के लोगों को, भारत की कंपनियों को बड़े बड़ा काम नहीं मिल पाता था। अब भारत की जो कंपनियां बड़ी बड़ी उद्योग धंधा कर रहे हैं, कंपनी ठेका ले रही है, तो आपको यह दिखता है कि उसको फायदा दे रहे हैं। कंपनी उस रूल और नियम के तहत अपना काम ले रहे हैं, कोई भी ले सकता है। लेकिन जिस कंपनी का मार्केट अच्छा होगा, जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, उसी कंपनी को तो काम मिलेगा ना। लेकिन कांग्रेस के लोग इस बात को अडानी अंबानी, क्योंकि इन्हें पता है कि कांग्रेस के शासनकाल में तो बड़े बड़े उद्योग धंधे आए नहीं। आप आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब बन गया भारत। मोबाइल पहले आप पढ़ते रहोगे, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, बहुत बड़े बड़े जो आप मोबाइल में ही आप देखे होंगे, आप मेड इन इंडिया लिखता है। ये छोटी मोटी बात नहीं। और इससे फायदा क्या हुआ? इससे देश के लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। अब इन क्या सरकारी नौकरी जाए, ये जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करने वालों का तनख्वाह पूछिए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख पैकेज पे काम करते हैं। इतने बड़े बड़े काम धंधे आए हैं, कांग्रेस को ये दिखाई नहीं देते, लोगों को बांटने के लिए केवल ये बात करते हैं। मैं एक बड़ा विषय कहूंगा, कांग्रेस तो लोग ईवीएम में भी सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार निर्णय दिया, और कल भी आपने देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम पर सवाल उठाया नहीं जा सकता। भारत की जनता जो मतदान करता है वो विवेक से मतदान करता है। ये भारत की जनता पर भरोसा नहीं करते, इसलिए कांग्रेस की बातों पर भी जनता भरोसा नहीं करती। अभी एक नया मुद्दा उठ रहा है जांच एजेंसी का। लगातार जांच एजेंसी विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई कर रही है, और जो विपक्षी जिन पर कार्रवाई हो रही है वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई बंद हो रही है। ऐसा क्या इत्तेफाकन हो रहा है या एक खास उद्देश्य के तहत? लेकिन मैं इसमें भी क्लियर करना चाहता हूँ, ईडी, सीडी, सीबीआई आज की नहीं है, ये शुरू से सरकार की संस्था है। लेकिन ये सरकार के अधीन चलने वाली संस्था नहीं है। सरकार के आदेश की बात काम होती है, ये बात सही है, लेकिन ये स्वतंत्र एजेंसी है। इन्हें लगता है कोई अगर गलत हो रहा है, उन पर कार्रवाई करना, जांच करना, पर उनको परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। पहले क्या होता था, इनके सब मिलीभगत होते थे। सीबीआई किसी चीज की जांच की परमिशन मांगते थे तो इनकी तरफ से फोन आ जाता था इनके सरकार में, नहीं इनका जांच जी। बीच में आपको डिस्टर्ब करूंगा। जिस प्रकार से जांच एजेंसी के द्वारा जो व्यक्ति, ऐसे कई मुद्दे हैं, कम से कम 10 से 12 व्यक्ति हैं जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जिन पर 70,000, 80,000, 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, उनकी सारी जांचें बंद हो चुकी है। किसी पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ विपक्ष पे ही कार्रवाई हो रही है। इसका मुद्दा लगातार कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के द्वारा उठाया जा रहा है। अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि जांच एजेंसी एक तरफा कार्रवाई कर रही है? 4% केस पे ही जांच एजेंसी आगे बढ़ी है जो विपक्षी पार्टियों पे है। देखिए, मैं इसमें क्लियर कहना चाहता हूँ, जिन लोगों के बारे में आप कह रहे हैं, यदि किसी के ऊपर आरोप प्रमाणित हुए हैं, अगर ऐसे लोग हो तो बताइए। भाजपा में आना, ये कांग्रेस में उनकी एक तरह से इतने सालों में अगर वो राजनीतिक तौर पर काम किए, एक अच्छे जनसेवक के तौर पर, और उन्हें लगता है कि कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं है और कांग्रेस में उनकी बातों को नहीं सुना जाता, इसलिए वो पार्टी बदला। एक दूसरा चीज ये है कि उन पर, जिन पर आप बात करें आरोप लगे, क्या उन पर प्रमाणित कोई आरोप है जिन पर कोर्ट ने उसको तय किया है? आरोप एक भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों पर कोर्ट ने आरोप तय किए हैं, केस दर्ज हो गया है बकायदा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई अगर सीबीआई नहीं करेगी, कोर्ट ने भी उस पर फैसला दिया है कि आपका अगर कहीं अगर लगता है सरकार ने उस पर जबरन फंसाया है, तो कोर्ट तो स्वतंत्र इकाई है, न्यायपालिका पर आप प्रश्न नहीं कर सकते। कोर्ट अगर उसको बेल नहीं दे रही है तो इससे साबित होता है कि सीबीआई हो, ईडी हो, वो सही है, उसकी जांच के तथ्य सही हैं, तभी तो उसको जमानत नहीं मिल रहा है। तो आप ये कहेंगे कि न्यायपालिका भी भ्रष्ट है या न्यायपालिका गलत फैसला? सुशील जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये कह रहे हैं भाई साहब, आप देखिए शुभेंदु सरकार
चाहे हेमंत शर्मा हो, अभी ज्वलंत तो देखेंगे महाराष्ट्र के जो वो थे पवार जी, उनको ले गए, शंकरराव चौहान को ले गए। इतने बड़े बड़े मुद्दों पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके ऊपर आक्षेप लगाया, ये करोड़ का है और ये चक्की पिसिंग और ये वो, और जैसे ही जाते हैं इनका वॉशिंग पाउडर यूज होता है, प्रधानमंत्री का वॉशिंग मशीन यूज होता है और वो सफेद होकर निकल जाते हैं बाहर। आज के डेट पे सारे मुद्दों को नगण्य करते हुए सीबीआई का जांच बंद हो गया है, ईडी की जांच बंद हो गई है। अभी ज्वलंत देख लेंगे तो जो रेड्डी बंधु हैं उनको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में, येदियुरप्पा को देख लीजिए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में उनको लिया। तो ये सारे जांच एजेंसियां जो है ये केंद्र सरकार की कठपुतली है और उसी तरीके से कर रहे हैं, और ये राजनीतिक द्वेष की भावना के साथ में ये काम कर रहे हैं। अगर इनमें अगर कहीं वो रहता, नैतिकता रहती, तो ये 4% नहीं रहता। अगर सभी का जांच होता तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी में लोग नहीं जाते। ये लोगों को डराते हैं, ये सरकार गिराते हैं, ये ऐसे हरकतें करते हैं जिसके माध्यम से संविधान का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपरा है, इस परंपरा को इन्होंने धूमिल किया हुआ है। हर जगह देखेंगे इनको सत्ता का लोभ है, सत्ता मिला, आज महाराष्ट्र में देख लीजिए इन्होंने तोड़ दिया। अगर उद्धव ठाकरे इनके साथ नहीं गए तो इसके बाद आप असम को देख लीजिए। अरे मणिपुर की बात तो मणिपुर का मां तक नहीं निकलता हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से। इतनी बड़ी अराजकता फैली हुई है वहां पर, वहां कोई बात नहीं होती और हिम्मत भी नहीं होती है कि वहां जाके कैंपेन कर सके ये। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मीडिया ने भी बाहर कर दिया, मैं मीडिया के लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि 4 लाख लोगों ने मतदान नहीं किया है, 4 लाख लोगों ने मतदान नहीं किया है पूर्ववर्ती राज्यों में। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको आप लोगों को भी लागू करना चाहिए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र की व्यवस्था पे वहां के लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। सुशील भाई ने जो कहा, पहली बात तो ये है कि आप मणिपुर की बात करते हैं। आप बताइए, आपके कोई भी 31 साल, मणिपुर की समस्या आज की नहीं है, 70 सालों की समस्या है। आपके प्रधानमंत्री रहे 60 साल तक के, कभी मणिपुर नहीं गए उस समस्या को सुलझाने, बल्कि हमारे देश के गृह मंत्री ने कई बार जाकर वहां अमित शाह जी ने लोगों के बीच मिला, दर्द जाना और उसके दर्द बांटने का भी प्रयास किया है। और आप दूसरी तरफ देखिए पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है, पश्चिम बंगाल जल रहे हैं, वहां लोग रामनवमी पर जुलूस तक नहीं निकाल पाते। संदेश खाली में हुआ क्या है, संदेश खाली के लिए सुप्रीम कोर्ट को बार बार टिप्पणी करना पड़ा। अभी तो वहां तलाशी लिए तो हथियारों का जखेरा निकल रहा है। संदेश खाली पर आपके कांग्रेस के लोगों से एक प्रतिक्रिया तक नहीं निकलती। आप किस मुंह से बात करते हैं? आपको याद रखना चाहिए, आप जिस राज्य में जो हिंसा होता है, जो आपके कांग्रेस के राज्य, वहां पर आप बोलते नहीं है। जहां जहां पर हमारे जो हिंदू पक्ष प्रताड़ित होते हैं उस पर बोलते नहीं है। भारत में सभी लोग समान है, लेकिन आप तुष्टिकरण की राजनीति के कारण नहीं बोलते। दूसरी बात है, आपने वोट के 4 लाख, देखिए ये 4 लाख वोट मतदाताओं के विवेक पर है। भाजपा ने वहां पर वोट डालने के लिए किसी को नहीं रोका, बल्कि भाजपा ने तो वहां सुविधाएं दी हैं। पहले वहां पर बंदूक के दम पर वोट होता था, लेकिन अब भाजपा के कार्यकाल में जो सुरक्षा एजेंसी हैं, जांच एजेंसी से लेकर तमाम तरह की एजेंसियां जो जनता को और मतदाताओं को सुरक्षा दी, उसके कारण वोट के लिए किसी को दबाव नहीं था। मतदाताओं को बिल्कुल वोट डालना चाहिए। और मैं तो कोशिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व पर पूरे मतदाता सारे काम छोड़कर एक अच्छी सरकार बनाने के लिए, मजबूत सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए सब काम छोड़कर अपने घर से निकले और भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप पर अपना मतदान करें, ताकि एक अच्छी सरकार देश में आए और फिर भारत जो 2047 तक विकसित भारत का सपना है वो पूरी। जी ये भाई दिनेश भाई ने जो कहा उसको उत्तर देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही। यहाँ पर हर राज्य भारत का राज्य है, अखंड भारत का है। और दूसरी बात, जो मतदान की बात होती है, मतदान में ये हमारी बोला जा सकता है कि भारत सरकार की फेलियर। दूसरा चीज, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वहां पर इलेक्शन करवाए। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन को ये सुदृढ़ करना चाहिए कि वो 4 लाख लोगों ने वो मतदान क्यों नहीं किया। और हमारा ये मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार का उपयोग करते हुए हमें बहुत अच्छी सरकार बनानी है। और जो सरकार हमको तैयार करनी है वो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमारे जो जन सामान्य है उसके लिए और संविधान की रक्षा के लिए हमें कांग्रेस का साथ देना चाहिए। और मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए निकले। खासकर युवा वर्ग से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में निकले और मतदान करके कांग्रेस का सरकार बनाए। धन्यवाद।